14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना। आप आजाद हैं। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। लियाकत अली खान 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। पाकिस्तान कायम हुए पूरा 1 साल हो गया। आज के दिन हम अपने मुल्क की आज़ादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं। ख्वाजा नजीमुद्दीन 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के दूसरे वजीर आज़म और मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेकर 11 अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के तीसरे वजीर आज़म रहे। ये तो वो प्राइम मिनिस्टर्स थे जो पाकिस्तान बनने के साथ साथ बने थे। इनके बाद कई और प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और आखिरकार बारी आती है हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर्स। What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। In a classic settler colonial project and settling outsiders to transform the Muslim majority into a minority. जिसके बाद नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आज़म मुंतखब हुए और उन्हें अदालत उस्मा ने नाअहल। ये सब हैं हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि कोई जेल में है तो कोई मुल्क से बाहर। बात चाहे लियाकत अली खान की हो या इमरान खान की, ख्वाजा नजीमुद्दीन की हो या नवाज शरीफ की, एक चीज सब में कॉमन है। Pakistan's history since 1947, every prime minister in Pakistan has either been deposed, overthrown, disqualified, murdered, or even hanged. As far as I am concerned, I have no personal vendetta against Mr. Musharraf. If there was, I forgive. सन 1947 से लेकर आज तक वतन अजीज में किसी ने भी अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं की। हाँ, आपने सही सुना। एक भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना फुल टर्म यानी 5 इयर्स कंप्लीट नहीं कर सका। आखिर क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? जब इंडिया, चाइना या दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स अपना टर्म पूरा कर रहे हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? कौन है जो पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक रहा है? क्या वो एज सिटीजन हम हैं या फिर कोई और? आइए इस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं आज के इस वीडियो में। चौदह अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इसके साथी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिन्नाह की मदद की थी, ये सब बहुत खुश थे। करोड़ों लोगों को ब्रिटिश से आज़ाद किया हुआ था। पाकिस्तान की आवाम भी बहुत खुश थी। जिन्नाह ने एक ऐसा पाकिस्तान चाहा था जिसमें मुसलमान सुकून से जी सके, उनको उनका हक मिले और वो किसी के सामने सर झुकाने पर मजबूर ना हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल पाकिस्तान वैसा नहीं चल रहा जैसे जिन्नाह ने चाहा था। पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की हालत खराब है। प्राइम मिनिस्टर्स अपनी सीट्स को नहीं संभाल पा रहे। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। पाकिस्तान में जॉब्स न मिलने के बराबर है और जो 2-4 जॉब्स मिल रहे हैं उन्हें भी अमीर लोग रिश्वत देकर ले रहे हैं और गरीब टैलेंटेड होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हमारे पाकिस्तान को दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज से कितना पीछे रह चुका है, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिहाज से हो या एजुकेशन के, या फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से हो या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के। क्यों पिछले कई सालों से इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ही रहे, जबकि पाकिस्तान में तो कोई प्राइम मिनिस्टर अपना ही टर्म पूरा नहीं कर सकता? क्यों जापान पिछले कई सालों से एजुकेशन पर फोकस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान एजुकेशन को सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस के हद तक महदूद रख रहा है? सिर्फ 2 या 4 नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने खुद को कई तरह के इश्यूज में जकड़ के रखा हुआ है। पाकिस्तान में सरकारी स्कूल्स की जगह प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले जाते हैं, और वो किस लिए? बिजनेस के लिए। अब जरा नजर डालिए अपने इस गरीब आवाम पर। पिछले 5-6 सालों से बढ़ती महंगाई की वजह से लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं।
कोई बर्दाश्त नहीं, कोई हल नहीं। हद नहीं, रोते हम लोग। कोई पूछने आता है नहीं आता, कोई पूछने, रिश्तेदार नहीं पूछने आते। दिन की कितनी दिहाड़ी समझे आ जाती है? बस कोई भी नहीं दिहाड़ी, कभी तो काम हो जाता है, कभी नहीं होता। ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? 160 रुपया किलो आटा, इतनी बड़ी महंगाई। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती। अब जरूर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान किन हालातों से गुजर रहा है। पाकिस्तान में रिसर्च के मुताबिक 2024 में गरीब लोगों की परसेंटेज 25% है, यानी 25 करोड़ में से 6 करोड़ 25 लाख के आसपास लोग गरीब हैं। ये नंबर कहने में छोटा लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान को कंपेयर किया जाता है इंडिया से, तो इंडिया में जनवरी 2025 के रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 5% से भी कम लोग पुअर पीपल के लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के 1 अरब 45 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी सिर्फ 5 करोड़ लोग गरीब हैं। इससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान अपने सोशल इश्यूज पर नजर नहीं डाल रहा। और जब बात आती है हमारे इन गवर्नमेंट के पुलिस एहलकारों की, तो आप यकीन नहीं करोगे कि क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। हाँ जी, यूनिफॉर्म पहन के शराब लेने जाना बगैर परमिट के, शर्म नहीं आती? ये पुलिस एहलकार नहीं है, ये शराबी बिल्ले हैं जिन्होंने इस निजाम को बर्बाद किया हुआ है। ये वीडियो क्लिप है आज से 2 साल पहले की, यानी 2023 की। इनमें पुलिस एहलकार अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जब पुलिस खुद ये सब कर रही है तो मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आम लोगों को ऐसा करने से रोके रखे। इनफैक्ट खुद पुलिस भी आम लोगों को अपने पूरे जुनून से रोक नहीं सकती इन गलत कामों को करने से। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं जिनको सोल्व करने के लिए पाकिस्तान की आवाम कोई कोशिश ही नहीं करती, और ऐसे ही इश्यूज भरे पड़े हैं हमारे मुल्क के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। 7 अक्टूबर 2024 कराची एयरपोर्ट के पास खुदकश धमाके में 2 चाइनीज लोग मर गए और 10 लोग शदीद जख्मी हुए। जब पाकिस्तान में आम लोग ही सेफ नहीं है तो बाहर के लोगों का क्या होगा? पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए बाहर के मुमालिक से एक्सपर्ट वर्कर्स आते हैं। जब उनकी सेफ्टी हम नहीं कर सकते तो उनको लाने का क्या फायदा? अगर उन पे कोई अटैक हो जाता है या खुदकश हमले हो जाते हैं तो पाकिस्तान के इश्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फायदा होगा। आप तो कब से प्रॉब्लम्स ही बताए जा रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 5-10 मिनट में आपको वो चीजें मालूम होंगी जो पिछले 70-80 सालों से किसी को भी नहीं मालूम। साल था 1971। एक ग्रेट लीडर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है जिसने वादा किया था कि पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जाऊंगा, जिसके आते ही पाकिस्तान ने तरक्की करना शुरू किया था। एक दिन उस शख्स के सारे उम्मीदों पर पानी फेर जाता है। 5 जुलाई 1973 उसके लिए बहुत बुरा दिन बन जाता है। उससे उसका ओहदा छीन लिया जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मोहम्मद जियाउल हक के जरिए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भट्टू था। Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने टर्म में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया था। उसके आते ही पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज में इजाफा हुआ था, गरीबी कम हो गई थी और पाकिस्तान तकरीबन अच्छा ही चल रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के लिए भी बहुत कुछ किया था। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भुट्टो जी जान से लड़ रहा था। लेकिन 1977 को जुल्फिकार अली भुट्टो को पावर से हटाया गया और 1979 इसके जिंदगी का आखिरी साल बना। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी हुई। पाकिस्तान में एक लीडर का 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहना अब एक चैलेंज बन चुका है। सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं बल्कि उससे पहले भी जो आए थे उनका भी यही हाल हुआ था और उसके बाद जो आ रहे हैं उनका भी यही हाल हो रहा है। द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करने के बाद 1948 को वफात पा गए, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान का जिम्मा पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान पर था और ठीक 4 साल बाद लियाकत अली खान भी शहीद हुए। उसके बाद काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स आए और अपना टर्म पूरा किए बिना चले गए और आज तो ये सब हमारे सामने हो रहा है। नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो इमरान खान आता है और इमरान खान को हटाया जाता है तो शहबाज शरीफ आता है
اور میرا آپ سے ایک سوال ہے، آخر کب تک دیکھتے رہو گے یہ سب کچھ؟ ہمارے ملک کے پولیٹیشینز ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہوئے تو ملک کو کون سنبھالیں گے؟ ایک پرائم منسٹر کی ذمہ داری صرف پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھنا نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنے ملک کو چلانا پڑتا ہے، ملک کی ترقی کے لیے سٹرگلز کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو ایک ہوتا تھا ہندوستان کا ریڈیو آکاشوانی، سارا جھوٹ، یہ آج کل نون لیگ کے ریڈیو آکاشوانی ہے۔ واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف چھلک رہا تھا۔ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ بھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے، اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خامد ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم۔ مریم نواز نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور قرار دے دیا، اور عمران خان نے مریم نواز کو نون لیگ کا آکاش وانی ریڈیو قرار دے دیا۔ یہ ہے ہماری ملک کی حالت۔ کیا محمد علی جناح نے یہ پاکستان چاہا تھا؟ کیا جناح نے یہ چاہا تھا کہ 50-100 سالوں بعد میری ملک کی حالت یہ ہو؟ کیا اس آپس کی لڑائی کے لیے جناح نے ہمیں آزاد کیا تھا؟ جب جہاں غلط ہوتا ہے وہاں آواز اٹھانا میرا، آپ کا اور پوری عوام کا حق ہے، اور جو قوم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو وہ کوئی قوم ہی نہیں۔ اب میں چپ رہوں گا اور آپ بولو گے، کیا پاکستان اس روڈ میپ کو فالو کر رہا ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا؟ کیا ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کو کرنے کے لیے جناح نے ہمیں کہا تھا؟ کیا ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان ترقی کر پائے گا؟ مجھے پتہ ہے وہ آنسرز جو آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ سچویشن اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کے لیے کوئی گرین سگنل نہیں ملنے والا ترقی کے لیے، لیکن ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف پاکستان ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے نائبر کنٹریز، ان سے ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ کو آپ کے ہمسایوں یا پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی دوسرے کنٹریز کے ٹریڈ کے لیے روڈ ایلو کرنا ہوتا ہے تو کبھی اپنے لیے گڈس اینڈ سروسز امپورٹ کرنا ہوتی ہے۔ ایگزامپل کے لیے امیجن کریں، امریکہ اور افغانستان کے حالات خراب چل رہے ہیں، اور اس دوران اگر پاکستان نے افغانستان کو سپورٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے امریکہ پاکستان کو کسی بھی حالت میں نقصان پہنچائے گا۔ وہ ایٹم بم یا جنگ کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ ہڈن طریقے سے ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان کی اکنومی، ویلتھ اور دوسری چیزوں پر فرق پڑ رہا ہے۔ میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یہ نارملی ہوتا رہتا ہے زیادہ تر کنٹریز کے بیچ۔ اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو نقصان پہنچاتی ہے، چاہے وہ ٹیررسٹ کی شکل میں ہو یا کسی اور کی۔ جو ملک خود ٹیررسٹ پیدا کر رہی ہے اس کا اپنے آپ کو سکسیسفل بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کو لگے گا کہ میں کچھ بھی بول رہا ہوں، لیکن اگلے کچھ منٹس میں آپ کی آنکھیں ٹھیک طرح سے کھل جائیں گے۔ اگر ایک کنٹری کو رائزنگ اور سٹرونگ بننا ہے تو ٹیررسٹ کو پیدا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ اسے دوسرے کنٹریز سے سٹرونگ ریلیشن شپس بنانے چاہیے۔ جولائی 2019 کو عمران خان نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا دورہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ 30 سے 40 ہزار ٹیررسٹ موجود ہیں پاکستان کے سرزمین پر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تب سے ٹیررزم بڑھ گئی جب پاکستان نے افغان سویت وار کے دوران افغان مجاہدین کی ہیلپ کی تھی۔ یہ سارا ڈیٹا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے ڈاؤن فال کا ذمہ دار ایکسٹرنل ایشوز بھی ہے جن کی وجہ سے پاکستان ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک انسولوڈ پرابلم بھی ہے جو پاکستان کو کافی ڈسٹرب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا بھی کافی پریشان ہے۔ وہ پرابلم کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ کی سرزمین وادی کشمیر ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا آپس میں کئی جھگڑے کر رہے ہیں۔ یہ پرابلم جتنا پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی اس کے سولو ہونے کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تھے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز جو پاکستان کے لیے ایشوز کریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے پاکستان کی حالت دکھا دی، پھر اس ملک کے پولیٹکس کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کے بعد ایکسٹرنل فیکٹرز کے بارے میں بتایا۔ لیکن اب آپ کے دماغ میں یہ کوشچن ضرور آیا ہوگا کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، ان سارے پرابلمز کا سلوشن کیسے ڈھونڈیں، اور کیا اس میں ہمارا رول امپورٹنٹ ہے؟ جہاں پاکستان میں غلط ہوتا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی یا انٹرنیٹ پہ صرف نیوز دیکھنا؟ سب سے پہلے اس کام کو چھوڑو، جہاں غلط ہوتا ہے وہاں آواز اٹھاؤ، پوچھو کہ کیسے غلط ہوا، کیوں غلط ہوا۔ ایک ملک کی عوام جتنی سٹرونگ ہوگی ملک اتنا ہی سٹرونگ ہوگا۔ جیسے کہ ایک گھر کی اینٹ جتنی مضبوط ہوتی ہے گھر اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور اس گھر کی پلرز کی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی ایک ملک کی پولیٹیشنز کی ہوتی ہے۔
सो एक कंट्री को मजबूत बनाने के पीछे उसकी कौम का और उसके पॉलिटिशियंस का अहम रोल होता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे पॉलिटिशियंस अपने इख्तलाफात और झगड़ों को छोड़कर ये डिसाइड कर ले कि वो अपने मुल्क को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे? ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका सोर्स आप हो। आप चाहो तो हो सकता है, पाकिस्तान की आवाम चाहे तो हो सकता है। आवाम को सब कुछ पता है कि कौन इस मुल्क को फायदा पहुंचा सकता है और कौन इसको नुकसान। ऑलरेडी सारे पार्टीज को मौका मिल चुका है पाकिस्तान को लीड करने का। अब आवाम के हाथ में है किसको कामयाब बनाना है। आप जाती मुफाद की वजह से एक लीडर को सिलेक्ट नहीं करें, बल्कि मुल्क की वजह से करें। आप सोचे कि एक लीडर अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता है। देखिए कि कौन है जो सच में इस मुल्क के लिए कुछ कर सकता है और कौन है जो इस मुल्क को ठीक से संभाल नहीं सकता। अब आप पाकिस्तान के छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी जान गए हैं और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी। अब आपको वो भी पता चल गया होगा कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म पूरा नहीं कर सकता। तो अब आप खुद सोचिए कौन होगा इस मुल्क का लीडर, कैसे हम इस पाकिस्तान को जमीन से आसमान तक ले जा सकते हैं। अब पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़े रखना है या फिर इसे तरक्की की तरफ ले जाना है। डिसीजन आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री का मेन पर्पस ये था कि हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को कैसे एक सक्सेसफुल कंट्री बना सकते हैं। इस वीडियो का पॉजिटिव फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा एंड आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो अगर आपकी सपोर्ट रहती है तो अच्छे से अच्छे कंटेंट को शेयर करेंगे इस चैनल पे। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री को दिल से पसंद किया है तो ही इस डॉक्यूमेंट्री को आगे शेयर करना। एट लास्ट टेक केयर एंड गुड बाय।